फैजा सेज दैट 1/8 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन देन 1/2। यानी बच्चे को लग रहा है 1/8 बड़ा है किससे, 1/2 से, जो कि गलत है। ऑफकोर्स भाई भिन्न की संख्या है तो छोटे वाला बड़ा होगा। तो अगर हम बात करें तो फैजा कहती है 1/8 1/8 बड़ा है 1/2 से। Which of the following is most appropriate for the error made by फैजा? फैजा से जो ये गलती हुई है, ये जो त्रुटि हुई है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन क्या हो सकता है वो बताएंगे आप। यार क्वालिटी चेंज कर लो तो साफ दिखेगा बिल्कुल, है ना। ऑटो की जगह वो कर लो 1080p। प्रोसीजरल एरर है, प्रोसीजर में तो एरर नहीं दिख रहा, प्रोसीजर में गड़बड़ थोड़ी है, कोई प्रोसीजर का काम भी नहीं था। केयरलेस एरर है, बच्चा केयरलेस एरर नहीं करेगा। लैंग्वेज का भी एरर नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल एरर है। उसके भिन्न के या फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने में अवधारणात्मक त्रुटि है कि उसको नहीं उस चीज को समझ में आ पाया कि अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 1/2 बड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में कमी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चे का। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द मैथमेटिक्स करिकुलम शुड बी, यानी गणित की जो पाठ्यचर्या है वो कैसी होनी चाहिए एनसीएफ के अनुसार। बच्चों को एक्टिव रखना है। कोहेरेंट एंड स्टैटिक, देखिए स्टैटिक नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट की पाठ्यचर्या के, स्थैतिक है, मतलब कोई चेंज ही नहीं आता उसमें कभी। भाई एटलीस्ट अगर हिस्ट्री भी है तो उसको भी हम क्या करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट तरीके, चेंजेस तो सभी सब्जेक्ट्स में आते हैं समय के साथ, ठीक है ना। कोहेरेंट एंड स्टैटिक, सुसंगत और स्थैतिक, तो स्टैटिक नहीं होगा, स्टैटिक नहीं हो सकता करिकुलम, उसमें डायनेमिक होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एम्बिशियस सही है, कोहेरेंट सही है कि कनेक्टेड हो चैप्टर्स एक दूसरे से, अगेन स्टैटिक नहीं होगा, एक्टिविटी ओरिएंटेड सही था। तो इनमें एक एक ऑप्शन तो सही है, लेकिन दूसरा जो पेयर है उसमें एक गड़बड़ है, तो एक ही ऑप्शन सही बचता है, एम्बिशियस एंड कोहेरेंट। यानी एम्बिशियस का मतलब यहाँ क्या है, डिजायर होनी चाहिए कि नेक्स्ट लेवल पे और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी चीजें और इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, चैलेंजिंग भी लगेगा थोड़ा सा। और कोहेरेंट यानी कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से स्पाइरली जुड़े हुए होंगे, है ना, कनेक्टेड होंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई? ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेस टू डेवलप एल्जेब्रिक थिंकिंग अमॉन्ग प्राइमरी ग्रेड लर्नर्स। यानी प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन या जो हम बीजगणित कहते हैं, जिसको एल्जेब्रिक थिंकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे लेकर के आए। पहला ऑप्शन है स्टार्टिंग विद सिंपल पैटर्न्स ऑफ रिपीटिंग शेप्स एंड देन मूविंग टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इन्वॉल्विंग नंबर्स, यानी शेप से नंबर्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करना शुरू करें। यूजिंग ग्राफिकल मेथड टू इंट्रोड्यूस एल्जेब्रिक इक्वेशंस या फिर इंट्रोड्यूसिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एम्फसाइजिंग द यूज ऑफ एल्जेब्रा इन डेली लाइफ। लगाइए तुक्के, देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार के रूप में लिया जाता है, बेस किसको बनाए? तो स्टार्टिंग विद सिंपल पैटर्न्स टू रिपीटिंग शेप्स एंड देन मूविंग टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इन्वॉल्विंग नंबर्स, बात तो ठीक है, बेस बना सकते हैं। यूजिंग ग्राफिकल मेथड टू इंट्रोड्यूस एल्जेब्रिक इक्वेशंस, सिर्फ एल्जेब्रिक इक्वेशंस के बारे में नहीं है ये, ठीक है ना, ओवरऑल एल्जेब्रिक थिंकिंग के बारे में है कि थिंकिंग कैसे वो डेवलप होगी, कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा। इंट्रोड्यूसिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एम्फसाइजिंग द यूज ऑफ एल्जेब्रा इन डेली लाइफ। देखिए सुनने में अच्छा लग रहा है, एम्फसाइजिंग द यूज ऑफ एल्जेब्रा इन डेली लाइफ, किस बात के बारे में? प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार बनाए। आधार इसको बना लीजिए, इससे अपने आप डेली लाइफ से कनेक्ट हो जाएंगी चीजें, क्योंकि जो सिंपल पैटर्न्स हैं, जो रिपीट होती हैं शेप्स, उनको धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो एक थिंकिंग का वे बिल्ड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, डी के साथ नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, व्हेन आस्क्ड टू मल्टीप्लाई 25 बाय 7, 25 को 7 से गुणा करने के लिए जब कहा गया एक स्टूडेंट को, तो बच्चा क्या करता है, 25 को ऐड कर देता है 7 टाइम्स। यानी व्हेन आस्क्ड टू मल्टीप्लाई 25 बाय 7 a student adds 25 7 times. Which of the following statements is correct with respect to the given context? The use of formal algorithm needs to be emphasized over informal strategies. यानी जो formal algorithm जो है उसका यूज क्या करें, emphasize करें, informal strategies से उसको सिखाएं। अनौपचारिक युक्तियों के बजाय औपचारिक कलन विधि के उपयोग पर बल देना, यानी इनफॉर्मली मत करो भाई, जो एल्गोरिथम है, जो फॉर्मूला सेट है उसके अलग नहीं जाना, जबकि आप बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। द स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय द स्टूडेंट कैन नॉट बी असेस्ड बाय द टीचर, यानी जो स्ट्रेटेजी दी है
टीचर कह देगा नहीं नहीं ये ऐसे नहीं करना, वो असेस ही नहीं करेगा, उसका आकलन ही नहीं करेगा, ये भी गलत है। द स्टूडेंट हैज क्रिएटिवली एक्सटेंडेड द नॉलेज ऑफ एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, ये बात एकदम सही है। बच्चे ने क्या किया है, क्रिएटिवली एक्सटेंड किया कि इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस चीज में हम बच्चे को ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं तुम्हें तो बताया था ऐसे ही करना था, ऐसे क्यों कर दिया, जब वो सही है। अगर 25 को 7 बार ऐड करके उसने निकाल दिया जब मल्टीप्लाई करने को कहा, तो वो भी एक क्रिएटिव वे है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन का। हैज नो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं कहेंगे, अगर नहीं होती तो वो गलत ही करता। फिर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो चिल्ड्रंस मैथमेटिकल रीजनिंग एबिलिटीज एट प्राइमरी लेवल कैन मोस्ट अप्रोप्रिएटली बी इन्फर्ड बाय, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्तता से डैश के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चंस गिवन एज होम टास्क, यानी स्टेप बाय स्टेप उनको होमवर्क में बस काम कंप्लीट करना, ये एकदम खराब तरीका है। अचीवमेंट इन रेगुलर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, बच्चा एक्टिव नहीं है इन दोनों ऑप्शन में। एनालाइजिंग देयर एरर्स, हाँ पॉजिटिव है। मेमोराइजिंग ऑफ फॉर्मल एल्गोरिथम, ये एकदम खराब है। क्या करेंगे आप, एनालिसिस एनालाइजिंग देयर एरर, बच्चे की जो गलतियां हो रही हैं उन त्रुटियों का विश्लेषण करके ही हमें पता लगेगा कि जो तर्क है या जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो किस हद तक आई है या नहीं आई। या बाकी के 3 ऑप्शन में बच्चा ही एक्टिव नहीं है तो वो तो वैसे ही हट जाते हैं, चाहे आपको गणित बहुत ज्यादा ना भी आता हो। ठीक है जी, देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फियर एंड फेलियर इन मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है। यानी बच्चों में मैथमेटिक्स के प्रति क्या है, फियर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। उसमें सोसाइटी भी और टीचर्स भी एक रोल प्ले करते हैं। माँ बाप भी कहेंगे नहीं गणित तो बहुत मुश्किल होता है, टीचर्स भी ऐसा ही कहेंगे, तो बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है ना। तो ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, फियर ऑफ फेलियर और फियर मैथमेटिक्स के प्रति, यानी फेल हो जाएंगे और दूसरा गणित मुश्किल है, इन दोनों चीजों का भय होता है। एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग ये बात है, एनसीएफ ने ऐसा कहा है, बात ठीक है। प्री डोमिनेंस ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज, क्योंकि प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व होता है गणित में, यानी प्रतीकों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, बात तो सही है ना। सारी चीजें सिंबल्स में ही चल रही हैं। अगर हम देखेंगे गणित में तो सिंबॉलिक जो लैंग्वेज है उसका काफी महत्व है, गणित की अपनी एक लैंग्वेज है अगर हम कहें, बात सही है। क्यूमुलेटिव नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, क्या है, क्यूमुलेट होती हैं चीजें, अगर छठी में नहीं पढ़ा 7वीं कक्षा में दिक्कत आएगी। एक दिन क्लास मिस कर दी, नेक्स्ट स्टेप समझ नहीं आएगा कौन सा तरीका बताया था सर ने या मैडम ने, बात तो सही लग रही है। संचयी प्रकृति है, चीजें जुड़ती जाती हैं, कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, है ना, स्टोरी नहीं है, सिर्फ करके देखना पड़ेगा। अगर मेथड में किया तो कर दिया। जेंडर स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, ऐसा एनसीएफ नहीं कहता कि लड़कियां गणित में कमजोर होंगी, लड़के गणित में अच्छे होंगे, ये सब सोसाइटी वाली बात है। फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक जो है ये फेलियर इनसे नहीं होगा, बल्कि ये तो हेल्पफुल होती है कि बच्चे का फीडबैक मिलेगा आपको। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड कहां सही है, ए और बी सही है, ए और बी। प्री डोमिनेंस ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज, एक रीजन तो ये है ना। उत्तरदायी कौन है कि भय क्यों होता है बच्चों में और फेलियर क्यों होता है, जेंडर स्पेसिफिक एबिलिटी के कारण नहीं। ए और बी इसमें सही होगा, जो कि आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं मेरे ख्याल में, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। ये क्या कहता है, 22वां सवाल। 22वां सवाल कहता है आपका, देखिए, while deducing the area of a parallelogram from a rectangle, the most common transformation that a teacher does to relate the formula of area of these two shapes, क्या करते हैं टीचर while deducing the area of a parallelogram, यानी पैरेललोग्राम का आप एरिया निकाल रहे हैं जिसको चतुर्भुज कहते हैं आई थिंक, from a rectangle, the most common transformation that a teacher does to relate the formula of area of these two shapes is, फ्लिप कर देगा, रोटेट करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, नहीं ऐसा नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं, फ्लिप कर देगा टीचर। इसको स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम कह देते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर कह देते हैं पैरेललोग्राम को। तो इसमें सिमिलैरिटी होती है, फ्लिप करके एक सिंपल तरीका या कॉमन, मोस्ट कॉमन या कॉमनली यूज तरीका है फ्लिप करना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कहता है 23वां सवाल, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर टीचिंग ऑफ डेटा हैंडलिंग इन प्राइमरी क्लासेस, यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण के संबंध में सही है। यानी आप आंकड़ों का प्रबंधन यानी डेटा हैंडलिंग सिखा रहे हैं, इतनी चीजें थी, उसको बच्चा अपना एक लिस्ट बना लेगा, है ना। बेसिक डेटा हैंडलिंग कैसे सिखाएंगे, उसके लिए सही तरीका कौन सा है। इट शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एज स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, नहीं डेटा हैंडलिंग होता है, आप देखेंगे 5th वगैरह में, तो ये तो गलत हो जाएगा कि नहीं
पढ़ाएं। इट डजंट रिलेट टू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री, ये भी कहना गलत होगा। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनफॉर्मली इन प्राइमरी क्लासेस एज स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस कैन रिलेट इट टू देयर डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। इट डिमांड्स हायर कॉग्निटिव स्किल्स विच आर नॉट पोजेस्ड बाय, मतलब प्राइमरी बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल पे अगर नहीं होता तो सिलेबस में ही नहीं होता ना, अगर वो सीख नहीं सकते होते, उनका दिमाग इस लेवल पे नहीं होता तो हम सिलेबस में ही नहीं देते, तो ये कहना तो गलत होगा। इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से कनेक्ट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? एक बेसिक तरीका है, हम बताते हैं कि भाई एक टोकरी है, फलाना है, जहां पे 5 सेब है या 4 पेन है ना, तो बेसिक रिकॉर्ड जो है उसको करना आ जाता है। जो इनफॉर्मल, जो उस बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वहां पे आप डेटा हैंडलिंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनफॉर्मली। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि वो बच्चा लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा उस चीज को। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द यूज ऑफ मैनिपुलेटिव एड्स इन मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। बताइएगा एक बार, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्त कौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में क्या सही नहीं है? बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्त कौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है? अपर प्राइमरी लेवल पर यूज ऑफ मैनिपुलेटिव एड्स, अलग अलग कोई आपका मॉडल हो सकता है जो बच्चे को बना करके दिखाया जाए, इनके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है? बी ऑप्शन, दे आर यूज टू यूटिलाइज। देखते हैं, दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स, यानी जो मैनिपुलेटिव एड्स हैं, यानी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है मैथ्स के, चाहे वो आपके चार्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो आपके मॉडल्स हो सकते हैं, या कोई भी इस तरह की सामग्री या डेली लाइफ के कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनको एड के रूप में यूज किया जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करते हैं। दे आर यूज टू यूटिलाइज लेजर टाइम इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम, ऐसा कहना गलत होगा कि एक्स्ट्रा टाइम को पास करने के लिए, खाली समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, अंताक्षरी थोड़ी है ना, तो ये कहना गलत होगा। टीचिंग एड के लिए, टाइम पास के लिए टीचिंग एड यूज नहीं किए जाते। पेडागोजिकल रिसोर्स है, असेसमेंट के लिए कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कॉन्क्रीट रूप में जब हम दिखा रहे हैं कि भाई ये एक सिलेंड्रिकल शेप है या कोई भी शेप की अगर बात हो रही है ना, तो आगे बढ़ेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, एन इलास्टिक बैंड ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर, यानी एक इलास्टिक बैंड है जो 10 सेंटीमीटर लंबे लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींच दिया जाता है। व्हाट इज द न्यू लेंथ ऑफ द इलास्टिक बैंड? अब नई लेंथ क्या हो गई भाई? 10 सेंटीमीटर था, 5 और खींच दिया गया, नई लेंथ के लिए क्या करेगा बच्चा? ऐड करेगा, ठीक है ना। हेमलता प्रेजेंट्स दी, रेशो की कहां जरूरत पड़ रही है? यहाँ पे रेशो की कहां जरूरत पड़ रही है? ये थोड़ी पूछा है, न्यू लेंथ पूछी है, ये नहीं पूछा कितने % से बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। हेमलता presents the above word problem to the students in her class. The underlying concept that she is referring to is addition. आगे बढ़ेंगे, कोई प्रोपोर्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ भी यहां यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं पूछा कितने % से बढ़ा और समथिंग। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, फॉलोइंग इज द कन्वर्सेशन बिटवीन 2 स्टूडेंट्स अबाउट देयर मैथमेटिक्स क्लास। बच्चा ए है जो कह रहा है लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस वर गोइंग राउंड इन माय हेड बट आई वाज टू स्केयर्ड टू आस्क देम, यानी मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में बहुत से क्वेश्चन घूम रहे थे पर मुझे पूछने में डर लग रहा था, ऐसा एक स्टूडेंट ए कहता है मैथ्स की क्लासरूम में। बच्चा बी है वो कहता है आई फील स्केयर्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स एज आई वुड लुक स्टूपिड इफ आई गॉट इट रॉन्ग। बच्चा बी है वो कहता है मैं गणित में प्रश्न पूछने में बहुत डरती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यदि वे गलत हुए तो कहीं मैं बेवकूफ ना कहलाऊं। जबकि एक क्लासरूम में क्या होना चाहिए? डर नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पूछने के प्रति। अगर एक अच्छा क्लासरूम है, एक अच्छा टीचर है, तो एक फ्रेंडली माहौल होगा, है ना, एक फ्रेंडली माहौल होगा। बाकी जो और प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं या बाहर की कंट्रीज में इवन टीचर का नाम लेना भी नॉर्मल है, कॉमन है। क्यों? क्योंकि भय का माहौल होगा तो बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाएगा, एक फ्रेंडशिप वाला माहौल नहीं बन पाएगा और बच्चा डर के मारे पूछेगा नहीं बहुत सारी चीजें। तो ये एक खराब क्लासरूम कहलाएगा, ट्रेडिशनल क्लासरूम या टीचर सेंटर्ड क्लासरूम कहलाएगा। ये समझते हैं। आई फील स्केयर्ड, इसका रीजन क्या है? पहला ऑप्शन है सिचुएशन, ये डिपेक्ट करती है कि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है, बात तो सही है। लैक ऑफ फियरलेस एनवायरनमेंट इन दी मैथमेटिक्स क्लास, ये बात भी सही है कि गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी है, यानी जो एनवायरमेंट डर से मुक्त होना चाहिए वहां डर भरा हुआ है, तो ये बात तो गलत है। ठीक है जी, यही रीजन है दोनों। बाकी सी डी भी पढ़ लेते हैं। एक्सक्यूजेस नहीं है बच्चे के, बच्चे में गड़बड़ ढूंढते ही नहीं है हम चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में। लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि टीचर के कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत होगी, बच्चा पूछने में डर रहा है, इसका मतलब कहीं और समस्या है ना। तो ए और बी कहीं है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए और सी नहीं होगा,
एक्सक्यूजेस तो बच्चे को हम एक्सक्यूज नहीं कहते इस बात को। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या कहता है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड मेकिंग चिल्ड्रन सेल्फ लर्नर्स इज, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और बच्चों को स्वतः स्व अधिगमकर्ता बनाने के लिए, यानी बच्चे खुद से सीख पाए, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लर्निंग व्हाट टू लर्न, यानी यह सीखना कि क्या सीखना है। लर्निंग वेयर टू लर्न फ्रॉम, कहां से सीखना है। लर्निंग हाउ टू लर्न या लर्निंग whom टू लर्न फ्रॉम। बताइएगा, बच्चे इंडिपेंडेंट लर्नर्स बन पाए, खुद से सीखने पे जोर दे पाए, इस बात के लिए उनको हमें सिखाना होगा कि सीखते कैसे हैं। लर्निंग हाउ टू लर्न, लर्निंग हाउ टू लर्न, यह सीखना कि सीखते कैसे हैं, किसी चीज को समझते कैसे हैं, एक कॉन्सेप्ट को दूसरी जगह पे लागू कैसे करेंगे। ये नहीं कि व्हाट टू लर्न, व्हाट टू लर्न में तो रट्टे लगा लोगे आप सिलेबस के, लेकिन जब आपको ये आता होगा कि हाउ टू लर्न, सीखते कैसे हैं किसी चीज को, तो आप कुछ भी सीख सकते हो फिर। तो बाकियों से ये कहीं ज्यादा बेटर है, लर्निंग हाउ टू लर्न। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर वाइल टीचिंग एस्टिमेशन। आप क्या सिखा रहे हैं, अनुमान शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि या तरीका कौन सा है। एस्टिमेशन सिखा रहे हैं हम। टीचर मस्ट एक्सप्लेन दैट देयर इज वन बेस्ट वे टू एस्टिमेट, सिर्फ एक सिंगल तरीका होता है किसी चीज को पढ़ने का, ये एकदम गलत बात है। टीचर शुड नेग्लेक्ट द आंसर्स, बस नेगेटिव वर्ड मिल गया हमें, नेग्लेक्ट कैसे कर देगा भाई टीचर। टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट्स विद द क्लोजेस्ट एस्टिमेट, यानी टीचर को मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, जो भी क्लोजेस्ट, सबसे निकट का अनुमान जो भी सही हो। टीचर शुड गिव स्पेस फॉर अ रेंज ऑफ रीजनेबल आंसर्स फॉलोड बाय अ डिस्कशन। यहां पे बच्चा हमें ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, बाकी आप जो जवाब देंगे हम वो नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर गलत होगा तो कैसे मान लेंगे भाई। भाई हम क्या करेंगे, स्पेस, एक तो बच्चा एक्टिव है, यहाँ स्पेस देना बच्चे को, रेंज ऑफ रीजनेबल आंसर्स, जो उसके दिमाग में रीजनेबल आंसर्स आ रहे हैं उसके बारे में, और फिर उस पर चर्चा करना। बच्चा ज्यादा एक्टिव है, बजाय कि सिर्फ जो क्लोजेस्ट एस्टिमेट है उसके साथ चले जाएं, तो डी ऑप्शन ज्यादा बेटर है सी से। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्या कहता है समझते हैं। गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्राथमिक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है। डायग्नोस्टिक टेस्ट किस लिए होता है, गैप का पता करने के लिए। टू एम्फेसाइज पेरेंट्स टू कीप होम ट्यूशंस, नहीं, कोई सेंस नहीं है। रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करने में मदद मिलेगी, नहीं। टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स लर्निंग गैप्स, बिल्कुल। डायग्नोस करना मतलब पता लगाना कमी कहां रह गई है, और फिर रेमेडी देंगे, इसके बाद रेमेडियल टीचिंग होती है। टू डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रन इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ क्लास, जी नहीं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30। ये कहता है, अ स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स क्लास says that a square is both a parallelogram and a rectangle. He further says all rectangles are also parallelograms. According to Van Heel's theory of geometric thinking, the student is at which level of geometric thinking? बताइएगा फटाफट से। गणित की कक्षा में एक विद्यार्थी कहता है कि एक वर्ग, एक समानांतर चतुर्भुज और एक आयत दोनों है, यानी जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम भी है, वो एक रेक्टेंगल भी है। बात तो सही है। अब वह आगे कहता है कि सारे आयत भी समानांतर चतुर्भुज होते हैं, यानी ऑल रेक्टेंगल्स जो हैं वो समानांतर चतुर्भुज हैं। वैन हीले की ज्यामिति चिंतन के अनुसार ये क्या है, बेसिकली कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है बच्चा, रिलेशनशिप्स के थ्रू समझ रहा है शेप्स को। अब आप जवाब देंगे फटाफट से कि क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ विजुअलाइजेशन पे तो नहीं है कि शेप देख के कुछ भी कह दिया हो, एक्सियोमेटिक भी नहीं है ये क्या है, रिलेशनशिप्स की बात यहां हो रही है कि बच्चा रिलेशनशिप को क्या कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, जो कि एनालिसिस में आता है। बट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में और उन्होंने एनालिसिस को कंसिडर करने की बजाय रिलेशनशिप्स को कंसिडर किया, तो ये एक बात हुई आपकी। ये जो उसका भी नेक्स्ट लेवल है उधर ये पहुंच गए, है ना, जो डिडक्शन वाला लेवल था जिसमें रिलेशनशिप्स हम देख रहे थे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, which among the following is the most appropriate statement related to the nature of mathematics? nature of mathematics पे एक क्वेश्चन आता ही आता है गणित की प्रकृति के बारे में। mathematics involves calculations only, ये कहना गलत होगा कि सिर्फ गणना ही होती है गणित में। mathematics develops the habit of induction, deduction and generalization, बिल्कुल सही बात है। फिर भी देखना पड़ेगा सी ऑप्शन, mathematics helps in development of convergent thinking rather than divergent thinking। ऐसा नहीं है कि convergent thinking ही डेवलप होती है, divergent thinking दिशाओं में नहीं सोच पाएगा बच्चा। mathematics involve concrete ideas and concepts, क्यों, abstract भी तो होते हैं भाई, बल्कि एब्स्ट्रैक्शंस काफी हैं। तो बी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर कि डेवलप्स द हैबिट ऑफ इंडक्शन, डिडक्शन एंड जनरलाइजेशन। एग्जांपल टू रूल जाना, रूल टू एग्जांपल जाना, है ना। एग्जांपल टू रूल जाना कैसे, थ्योरम जब आप प्रूव कर रहे होते हैं तो पूरा आप एक
इंडक्टिव वे को फॉलो करते हैं। डिडक्टिव में क्या, जब आप फॉर्मूला लागू कर रहे हैं तो डिडक्टिव। जनरलाइजेशन क्या है, जो एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट बना है, एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या कहता है भैया, ये कहता है अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क सैंपल्स एंड वर्कशीट्स कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज रेफर्ड टू एज। एक दी गई समय अवधि में एकत्रित किए गए बच्चों के कार्य के नमूने और वर्कशीट का सुव्यवस्थित संग्रहण क्या कहलाता है। एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है बच्चों के वर्क सैंपल्स को सिस्टमैटिकली, वर्कशीट हो चाहे उनकी, चाहे वो जो भी काम उन्होंने, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए एक तो सिस्टमैटिक है, दूसरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिस्टमैटिक की जगह प्रोग्रेसिव लिख देता तब भी आंसर सही होता, चाहे गणित में आए ये सवाल, चाहे सीडीपी में आए, हिंदी में आए, इंग्लिश में आए, जवाब इसका पोर्टफोलियो ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रोग्रेसिवली बच्चे के जो भी काम है उसको एक सिस्टमैटिक कलेक्शन के रूप में, एक फाइल के रूप में जब रख रहे हैं तो ये पोर्टफोलियो में आता है।